अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं हम बिहार की एक सच्ची घटना। बिहार की जो एक लड़की कलेक्टर बनती है वो हिंदू होती है, लेकिन जो उसको पालने पोसने वाला होता है वो एक मुस्लिम होता है। ये बड़ी एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस स्टोरी को फुल वॉच करेंगे बिना स्किप किए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, ना हिंदू बुरा ना मुस्लिम बुरा, ना हिंदू बुरा ना मुस्लिम बुरा। जिस इंसान के अंदर बुराई आ जाती है वो इंसान बुरा हो जाता है। जिस इंसान के अंदर बुराई पैदा हो जाती है वो इंसान बुरा हो जाता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के साथ और सुनिए इस पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी को। उसके बाद वह महिला कलेक्टर आकर उनके पैर छूती है और कहती है कि अब्बू मैं आ गई। अब इस बात को सुनकर जो मौलवी साहब है वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटी तुम कौन हो और मुझे अब्बू कैसे कह रही हो। तो जो महिला कलेक्टर थी वो उनसे कहने लगती है कि अब्बू आप मुझे भूल गए, मैं शिवानी शर्मा हूँ और मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। अब इस नाम को जैसे मौलवी साहब सुनते हैं तो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोते हुए उस लड़की को अपने गले से लगा लेते हैं। कौन थी वह महिला कलेक्टर और क्या कनेक्शन था उनका मौलवी साहब से, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव में दो पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम ईश्वर चंद शर्मा है और उसकी पत्नी का नाम है सावित्री। सावित्री जो है वो अभी प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों बाद उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो इस बात को सोच सोच कर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश हुआ करते हैं, क्योंकि अब उनके परिवार में एक सदस्य बढ़ने वाला था और उसके लिए वो ढेरों सपने सजाए रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ गया था डिलीवरी का। अब डिलीवरी का जैसे समय आया था तो ईश्वर चंद शर्मा अपनी पत्नी को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर डिलीवरी करवाने लगते हैं। लेकिन जैसे डिलीवरी होती है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी पत्नी की जान हम नहीं बचा पाए। यानी कि जो ईश्वर चंद की पत्नी सावित्री थी उसकी मौत हो चुकी थी डिलीवरी के दौरान। अब इस बात को सुनकर जो ईश्वर चंद बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वो करते भी तो क्या करते। इसके बाद वो पूछते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तो डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि बेटी हुई है। तो इसके बाद जो ईश्वर चंद शर्मा थे अपनी बेटी को पालने पोसने का फैसला करते हैं। ईश्वर चंद माँ और पिता दोनों का प्यार अपनी बेटी को दे रहे थे और धीरे धीरे उसको बड़ा कर रहे थे। उस लड़की का नाम रखा था शिवानी। अब शिवानी धीरे धीरे बड़ी होती है, वह स्कूल जाने योग्य होती है। तो उसके पिता एक अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल किया करते हैं। कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो शिवानी होती है वो 10वीं क्लास में होती है और 10वीं क्लास के उसने एग्जाम दे दिए थे। शिवानी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और उसके पिता अपनी बेटी की इन बातों की खुशी मनाया करते थे कि उनकी बेटी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और वो अपनी बेटी को अप्रिशिएट किया करते थे। कहा करते थे कि बेटी तू पढ़ लिख कर जरूर से कोई बड़ा अफसर बनेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से जो ईश्वर चंद जी हैं उनकी एक हादसे में मौत हो जाती है और इसके बाद जो बेटी थी वो घर पर अकेली रह जाती है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पिता की हादसे में मौत हो गई है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब शिवानी के रिश्तेदार सभी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वह सभी लोग ये तय करने लगते हैं कि शिवानी को अपने साथ कौन ले जाएगा। तभी वहाँ पर शिवानी की बुआ आती है और वो उन लोगों से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, शिवानी को मैं अपने पास रख लूंगी और मैं अच्छी तरह से इसका पालन पोषण कर लूंगी। इसके बाद जो शिवानी होती है सभी रिश्तेदारों की मर्जी से शिवानी को शिवानी की बुआ के पास छोड़ दिया जाता है। अब शिवानी अपनी बुआ के यहाँ पर रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हो जाता है कि उसकी बुआ यहाँ पर उसे पालने के लिए नहीं लाई है, वो तो केवल उससे काम करवाना चाहती है, क्योंकि उसकी बुआ उसमें घर का पूरा काम करवाया करती और उसके बाद ही उसे खाने पीने के लिए दिया करती। लेकिन जो शिवानी थी वो सभी चीजों को सहन करते हुए वहीं पर रहती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, अब मेरे माता पिता नहीं है तो यही ठीक है, कम से कम यहाँ पर खाने के लिए खाना तो मिल रहा है। इसके बाद शिवानी को एक दिन पता चलता है कि जो उसने 10वीं क्लास के पेपर दिए थे उन पेपरों का रिजल्ट आ गया है। अब शिवानी जैसे ही अपना रिजल्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने पूरे जिले को टॉप किया है। उसके बाद वो अपनी बुआ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि बुआ 10वीं क्लास में मैंने पूरे जिले को टॉप किया है, तो आप ऐसा करो मेरा आगे किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दो और मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर किसी बड़ी सी पोस्ट को हासिल करूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी का यही सपना था। वो बार बार कहा करते थे कि तू पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और तू किसी बड़ी सी पोस्ट को हासिल करेगी। अब इस बात को सुनने के बाद उसकी बुआ को मानो काटो खून नहीं था और वह कहने लगती है कि अगर तू पढ़ने लिखने के लिए
चली जाएगी तो घर का काम कौन देखेगा। शिवानी अपनी बुआ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बुआ उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुझे इस घर के अंदर ऐसे ही रहना होगा। इसके बाद शिवानी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने पिता की वो सारी बातें याद आ रही थी जो उसके पिता उससे कहा करते थे, और उन सभी बातों को सोच सोच कर वह फूट फूट कर रोती रहती है। रोते रोते धीरे धीरे रात हो गई थी, लेकिन रात के समय तक ना तो कोई उसे खाना देने वाला आया था और ना ही कोई ये कहने वाला आया था कि बेटी मत रो, हम तेरा एडमिशन करा देंगे। इसके बाद शिवानी अपने आप को संभालती है और परिस्थितियों के साथ जीने की कोशिश करने लगती है। कई बार तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन वो जाती भी तो कहां जाती, क्योंकि उसकी बुआ उसे अपने साथ लेकर आई थी और साथ में उसका जो घर था जिस घर के अंदर वो रहा करती थी, उस घर को बेचकर भी बुआ ने अपने पास पैसे रख लिए थे, क्योंकि गांव की जमीन थी तो गांव के ही एक पड़ोसी को उसने दे दी थी और कहा था कि जो कुछ भी पैसे तुम इसके दे सकते हो उन पैसों को मुझे दे दो, मैं इसकी देखभाल करूंगी तो उसमें काम आ जाएंगे। शिवानी इसी तरह से अपना जीवन जीती रहती है और वहीं पर बनी रहती है। उसको दिन भर पूरा काम करना पड़ता और उसके बाद भी खाने के लिए उसे जब मिला करता जब पूरा परिवार खाना खा लिया करता। इन सभी बातों को देख देख कर शिवानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अब इस घर में नहीं रहना चाहती। उसको यहाँ पर रहते हुए 1 साल हो गया था और इस 1 साल के दौरान बार बार उसे अपने पिता की वही बातें याद आया करती जब उसके पिता उससे कहा करते थे कि बेटी तू पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और तू एक बड़ा अफसर बनेगी। उसके दिमाग में अफसर बनने का भूत सवार था और इसी वजह से जो शिवानी होती है उस घर से भागने का फैसला कर लेती है। एक दिन उसकी बुआ और उसके घर वाले वहाँ से किसी शादी में गए थे और शिवानी को अकेला घर पर छोड़कर गए थे। अब शिवानी घर के अंदर अकेली है और वह सोच रही है कि आज का मौका जो है ऐसा मौका दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। इस बात को सोच सोच कर शिवानी अपना सारा सामान पैक करती है और पैक करने के बाद चुपके से उस घर से निकल जाती है और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाकर एक ट्रेन में बैठ जाती है। अब ट्रेन में बैठ गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे कहां जाना है। उसे तो केवल इस जगह से निकलना था, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं भी चली जाऊंगी और वहां पर अपना गुजर बसर कर लूंगी। रात का समय था, रात के समय उस ट्रेन में इक्का दुक्का सवारी थी और उन्हीं सवारियों में से एक लड़का शिवानी की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। अब शिवानी को यह सब कुछ बुरा तो लगता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि फिलहाल वो ट्रेन के अंदर बैठी हुई है। उसके बाद वह लड़का अपना फोन निकालता और फोन निकालकर अपने साथियों के पास फोन करता है और उनसे कुछ बातें करने लगता है। अब शिवानी भी ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी और इस बात को देखकर वो बड़ी घबरा जाती है और जैसे ही अगला स्टेशन आता है तो उसी डिब्बे के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर शिवानी बैठी हुई थी और वह लड़का बैठा हुआ था, एकदम से 3 लड़के और चढ़ते हैं और वो सभी उस लड़के के पास जाते हैं। वो लड़का शिवानी की तरफ इशारा करता है और वो सभी लोग शिवानी की तरफ देखने लगते हैं। अब शिवानी जैसे इन सभी चीजों को देखती है तो वह खतरे को भांप जाती है और एकदम से उसी स्टेशन पर उतर जाती है। उतरने के बाद वह लड़के भी उसके पीछे पीछे उतर गए थे और वह शिवानी का पीछा करने लगते हैं। शिवानी अपने सामान को लेकर भागने लगती है और वह लड़के भी उसका पीछा करने लगते हैं। शिवानी कभी इधर छुपती है, कभी उधर छुपती है और वैसे ही छुपते छुपाते एक मस्जिद के सामने पहुंच गई थी। अभी तक सवेरा होने वाला था, सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन तभी वहां पर मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद के अंदर जाते हैं। अब जैसे शिवानी मौलवी साहब को उस मस्जिद के अंदर जाते हुए देखती है तो एकदम से उससे बाबा कहकर मदद मांगने लगती है। अब इस आवाज को वो लड़के भी सुन लेते हैं, लेकिन इतनी ही देर में जो मौलवी साहब होते हैं वो शिवानी को मस्जिद के अंदर बुला लेते हैं। मस्जिद के अंदर बुलाने के बाद वह शिवानी से पूछने लगते हैं कि बेटी तू कौन है, कहां से आई है और यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है। शिवानी रोते हुए उनको बताती है कि मैं कहीं जा रही थी और रास्ते से 4 लड़के मेरे पीछे लग गए। मौलवी साहब को बताती है कि वो लड़के बाहर खड़े हुए हैं। तो उसके बाद मौलवी साहब मस्जिद से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उन लड़कों को धमका देते हैं और भगा देते हैं वहां से। वो लड़के भी सोचते हैं कि लड़की मस्जिद के अंदर जा चुकी है और हो सकता है कि मस्जिद के अंदर और भी व्यक्ति हों, तो इसी वजह से वो भी डरते हुए वहां से चले जाते हैं। और मौलवी साहब उसके बाद शिवानी को बिठाते हैं और बिठाने के बाद उससे पूछने लगते हैं कि बेटी तू कौन है, कहां से आई है और तुझे कहां पर जाना है। उसके बाद जो शिवानी अपनी पूरी कहानी मौलवी साहब को बताने लगती है। वह बताती है कि मैं और मेरे पिता वहां पर रहा करते थे, लेकिन अचानक से मेरे पिता की मौत हो गई और उसके बाद मैं अपनी बुआ के साथ रहने लगी, लेकिन मेरी बुआ मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया करती है और मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। पढ़ने लिखने के लिए मैंने अपनी बुआ का घर छोड़ दिया और भागकर मैं ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन वहां पर ये लड़के मेरे पीछे लग गए और मैं यहाँ पर आ गई। इस बात को कहते हुए जो शिवानी थी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जो मौलवी साहब होते हैं उसको सहारा देते हैं और कहते हैं कि बेटी जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और तू कैसी भी चिंता मत कर, अब तुझे क्या करना है तू ये बता। तो शिवानी कहती है कि बाबा मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ी सी पोस्ट को हासिल करना है। तो पूछते हैं कि तू कहाँ जाना चाहती है। तो
शिवानी कहती है कि बाबा अभी तो कोई मंजिल तय नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है, ये तय है। उसके बाद जो मौलवी साहब होते हैं वो कहते हैं कि बेटी अब तू जवान हो रही है और तेरे साथ जो ये अभी अभी हुआ है ऐसा बार बार हो सकता है, तो तुझे किसी घर की जरूरत है, तो तू ऐसा कर इतने दिन मेरे साथ रह ले जब तक तेरी पढ़ाई हो, और आगे की पढ़ाई करने के लिए तू बड़े शहर चला जाना और वहीं से अपनी पढ़ाई को कर लेना। इसके बाद जो शिवानी होती है मौलवी साहब के साथ उसके घर में रहने लगती है। मौलवी साहब की उम्र 55 साल थी और वह शिवानी का ख्याल अच्छी तरह से रखा करते हैं। उसका एक स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं और वहां से उसकी आगे की पढ़ाई कराते हैं। मौलवी साहब के परिवार में और कोई नहीं था, केवल मौलवी साहब अकेले रहा करते थे। छोटा सा घर था टूटा फूटा और उसी के अंदर रहकर अपना गुजारा किया करते थे। धीरे धीरे करके 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर जो शिवानी थी उसने अपनी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी। और जैसे शिवानी की 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो सभी गाँव वाले इस बात को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की ने 12वीं क्लास को बड़े अच्छे नंबरों से पास किया है। शिवानी को भी इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह मौलवी साहब के साथ इस खुशी को साझा करती है और उन्हें बताती है कि अब्बू मैंने अच्छे नंबरों से 12वीं क्लास को पास किया है। तो उसके पिता उससे पूछने लगते हैं कि बेटी आगे क्या करने का इरादा है, तो वो कहती है कि पिताजी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना है। तो मौलवी साहब उसके शहर जाने का इंतजाम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी उसको देते हैं और कहते हैं कि बेटी अगर और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास पैसे भिजवा दूंगा। इसके बाद जो शिवानी होती है वहां से निकलकर एक बड़े शहर में पहुंच जाती है जहां से वो अपनी ग्रेजुएशन को करने वाली थी। लेकिन शिवानी मौलवी साहब के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि मौलवी साहब जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे और ऊपर से उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो वह नहीं चाहती थी कि वह मौलवी साहब के ऊपर बोझ बने। तो इसी वजह से वह इधर उधर काम ढूंढने लगती है। काम ढूंढते ढूंढते एक बुजुर्ग व्यक्ति के होटल पर वो पहुंच जाती है और वहां पर जाकर होटल के मालिक से काम के लिए पूछने लगती है। अब होटल का मालिक पहले उस लड़की की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि बेटी तुम क्या काम करोगी, तो वह बताती है कि बाबूजी मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप जैसा चाहो वैसा काम मैं कर दूंगी, कोई भी काम हो वही चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और वो टाइम मुझे जरूर चाहिए। उसके बाद जो होटल के मालिक होते हैं वो शिवानी के बारे में शिवानी से पूछने लगते हैं, कहते हैं कि बेटी तुम कौन और कहां से आई हो और किस वजह से तुम्हें काम चाहिए, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ नहीं रहते। तो उसके बाद शिवानी रो रो कर अपनी पूरी कहानी होटल के मालिक को सुनाती है। होटल का मालिक भी जैसे शिवानी की पूरी कहानी सुनता है तो वह भी पूरी तरह से भावुक हो जाता है और उससे कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तुम्हें पढ़ना है तो तुम बेशक से यहीं पर रहकर पढ़ सकती हो, तुम्हारी पढ़ाई में जो भी मदद होगी वह मैं करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें जैसा भी काम करना हो वैसा काम तुम इस होटल में कर सकती हो। यानी कि होटल मालिक अब शिवानी को आगे पढ़ाना चाहते हैं। इसका कारण यह था कि होटल मालिक की भी एक बेटी थी और उसको पढ़ाने के लिए होटल मालिक ने बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद की थी, लेकिन वो किसी भी पढ़ाई को पास नहीं कर पाई और वह घर पर ऐसे ही बैठी रहा करती है। अब वह शिवानी के अंदर अपनी बेटी का प्रारूप देखते हैं और कहते हैं कि बेटी अगर तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसके बाद जो होटल मालिक होते हैं वो उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं और साथ में जो शिवानी होती है वो होटल पर ही काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ शिवानी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है और जैसे शिवानी की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह होटल मालिक से कहने लगती है कि बाबूजी अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना होगा। तो उसके बाद जो होटल का मालिक होता है वह उसे खुशी खुशी दिल्ली भेज देता है और उसका पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेवारी लेता है। वह शिवानी का खुद जाकर एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराता है और उसके रहने खाने का इंतजाम वहां पर कर देता है। शिवानी मन लगाकर मेहनत करती है और मेहनत करने के साथ धीरे धीरे कुछ समय बाद जो शिवानी होती है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाती है। अब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे ही बनती है तो ये खुशखबरी वह होटल मालिक को देती है और होटल मालिक इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद जो शिवानी होती है वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब शिवानी के पास सरकारी गाड़ी थी, सरकारी आवास था, उसे रहने खाने की कोई भी दिक्कत नहीं थी और वह एक जिला कलेक्टर बन गई थी। इसके बाद जो होटल मालिक होता है वो एक दफा उससे मिलने के लिए भी जाता है। शिवानी उसका अच्छे से वेलकम करती है और पिताजी पिताजी कहकर उसको संबोधित करती है। अब जैसे होटल मालिक उससे मिलने के लिए आया था तो एकदम से उसे मौलवी साहब की याद आ जाती है, क्योंकि मौलवी साहब ने भी उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था और 2 साल तक उसकी देखरेख की थी और 12वीं क्लास तक उसे शिक्षा दिलाई थी। इसके बाद जो शिवानी होती है वह मौलवी साहब से मिलने का मन बना लेती है। उसके बाद वह अपनी गाड़ी लेती है और गाड़ी लेकर सीधा मौलवी साहब के पास चली जाती है। अब इन बातों को लगभग 8 साल बीत गए थे और 8 साल बाद जो शिवानी होती है वो एक कलेक्टर साहिबा के भेष में सीधा उस जगह पर पहुंचती है जहां वो कभी मौलवी साहब के साथ रहा करती थी। वहां जाने के बाद वह देखती है कि जिस घर में कभी वो रहा करती थी वो घर फिलहाल नहीं है, उस घर की
जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई है। उसके बाद जो शिवानी होती है उस झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। सामने मौलवी साहब अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे और वह शिवानी की तरफ असमंजस भरी निगाहों से देख रहे थे। उसके बाद शिवानी जाकर उनके पैर छूने लगती है तो जो मौलवी साहब है उससे कहने लगते हैं कि बेटी कौन है तू और मेरे पैर क्यों छू रही है। तो उसके बाद शिवानी उनसे कहने लगती है कि अब्बू आप मुझे भूल गए, मैं शिवानी शर्मा हूँ और मैं एक जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब जैसे ही मौलवी साहब शिवानी का नाम सुनते हैं और सुनते हैं कि वो जिला कलेक्टर बन गई है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए शिवानी को अपने गले से लगा लेते हैं। अब जब मौलवी साहब की झोपड़ी के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुकी थी तो गांव के अंदर लोगों में हड़कंप मच जाता है और सोचने लगते हैं कि मौलवी साहब ने ऐसा क्या कर दिया जो उनकी झोपड़ी पर इतने बड़े बड़े लोग आए हैं और साथ में पुलिस भी है, क्योंकि शिवानी के साथ एक गार्ड भी था और वह गार्ड भी उस झोपड़ी के बाहर ही खड़ा हुआ था। तो सभी गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि ये वही शिवानी है जो 2 साल तक इसी गांव में रही थी, तो सभी लोग शिवानी की इस कामयाबी की बेहद खुशी मनाते हैं और शिवानी को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद जो शिवानी होती है वो मौलवी साहब से कहती है कि बाबा चलो अब आपको यहाँ पे नहीं रहना है। तो पहले तो मौलवी साहब उससे मना करते हैं, कहते हैं कि बेटी मुझे यहीं पर रहने दो, लेकिन शिवानी उनसे जिद करती है, कहती है कि बाबा आपको मेरे साथ चलना होगा और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन मौलवी साहब उससे कहते हैं कि बेटी यहाँ पर पास ही में मस्जिद है तो मैं वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ लिया करता हूँ, लेकिन तुम्हारे वहाँ पर मैं ये काम कैसे करूँगा। तो शिवानी उन्हें बताती है कि जहाँ पर मेरा आवास है उससे भी थोड़ी दूर पर ही एक मस्जिद है और वहाँ पर जाकर आप नमाज पढ़ लिया करना। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक हिंदू हूँ तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उस टाइम पर जिस टाइम पर आपने मेरी मदद की थी तो आपने ये चीज़ नहीं देखी कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ। आपने इस चीज़ का भेद बिल्कुल से अपने दिमाग से निकाल दिया था। तो मैं भी आपकी सेवा इसी तरह से करूँगी, आप मेरे पिता समान हो। और अंत में मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपने इस स्टोरी को फुल वॉच किया होगा। फुल वॉच किया तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। दुआओं में मुझे याद रखना। मिलते हैं कल एक प्यारी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।